बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पीएमएलएन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ को वो लोग वापस लाए थे हीरो बनाकर कि हम कोई चेक वगैरह वापस लेकर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में पहुंचती है एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ एक मोमेंटम ऐसा बना पाएंगे कि जिसके बाद पीएमएलएन पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर सीटें निकाल लेगी। लेकिन फिर आपने देखा कि लोगों ने पीएमएलएन के बयानिए को भी मुस्तरद किया, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी मुस्तरद किया और ऐसा लग रहा था कि पूरा जोर लगाने के बावजूद, तमाम रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद पीएमएलएन को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जब पीएमएलएन को सपोर्ट नहीं मिली तो उनको आइडिया हो गया कि इलेक्शन में धांधली किए बगैर गुजारा नहीं है। उन्होंने मुखालिफिन को दबाना शुरू किया, इतना दबाव डाला कि उनसे उनका बल्ले का निशान भी ले लिया, उनके लीडर को भी अंदर करवा दिया। उनके लीडर को अंदर करवाने के बाद जिस तरह मुकदमात के फैसले सुनाए गए वो भी आपके सामने है। कोई जलसा जुलूस रैली कुछ भी नहीं वो कर पाए। कागजात नामजदगी तक छीन लिए गए, बंदों को फारिग कर दिया गया, क़यादत को भागने पर मजबूर कर दिया गया, इलेक्शन कंपेन करने ही नहीं दी गई, इलेक्शन वाले दिन धांधली की गई और बाद में टका के धांधली करके बड़ी मुश्किलों से पीएमएलएन अब 80 सीटों पर अब तक भी नहीं पहुंची, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारी सीटें गंवाने के बावजूद 90 प्लस पे अभी भी खड़ी है। ये मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, सूबाई असम्बली के ऊपर भी हम बात नहीं कर रहे, आने वाले दिनों में उन पर भी हम बात करेंगे। नून लीग की अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने, लियाकत चट्टा ने। लियाकत चट्टा के स्टेटमेंट के बाद बनता तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद हुई थी तो तहरीक इंसाफ की क़यादत बैठती और बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो बैठकर कहते कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन भी जल्दी नहीं बोला, जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था, बाकी लोग भी नहीं बोले। काजी फायद ईसा साहब जो माजी में ये कहा करते थे, जब भी रिपोर्टर सवाल करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, तो काजी फायद ईसा साहब अपने मुंह पे ऐसे उंगली फेरते थे जैसे मेरे मुंह के ऊपर जिप लगाई हुई है। ये एक इशारा होता है कि मेरा मुंह बिल्कुल बंद है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूं। तो काजी फायद ईसा साहब जब एक छोटी ओहदे के जज थे तो वो अपने मुंह के ऊपर यूं करके इशारा करते थे और कहते थे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं जज हूं, जजों के फैसले बोलते हैं। फिर हमने देखा कि वाकई काजी फायद ईसा साहब के फैसले बोलना शुरू हुए और काजी फायद ईसा साहब के फैसलों ने ऐसी घिनौनी बोली बोली पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के लोग जो है वो अब तक उन फैसलों का दुख मना रहे हैं। हमारी अदलिया की तारीख के ऊपर स्याह धब्बे लग गए हैं जो फैसले काजी फायद ईसा साहब ने दिए हैं। 3 अहम फैसलों के ऊपर मैं इसी व्लॉग में बात करूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। लेकिन आज इस बात पे कि काजी फायद ईसा साहब को भी मीडिया से बात करनी पड़ी और उस मीडिया से बात करनी पड़ी जिसे वो वैसे इजाजत ही नहीं देते, यूट्यूबर्स वगैरह को। और काजी फायद ईसा साहब उन्हीं के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे थे। मुझे उन्होंने बताया कि जब काजी फायद ईसा साहब हमें ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे थे तो वो जानते थे कि लियाकत चट्टा कौन है और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया है और क्या सूरत हाल है। लेकिन जैसे ही हमने कैमराज ऑन किए तो वो एकदम अनजान बन गए और उन्होंने अनजान बनने की एक्टिंग की जो वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर जो मुझे बता रहे थे उनके लिए भी एक हैरत अंगेज चीज़ थी। चीफ जस्टिस के ओहदे पे कोई शख्स है तो वो इस तरह का काम तो नहीं कर सकता कि वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और हो और जैसे रिकॉर्ड पे आए वैसे ही कुछ और हो जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, यानी उनकी शख्सियत के अंदर ये एक पहलू ऐसा है जिसको सुनकर मुझे भी दुख हुआ। अब मामला ये है कि पीएमएलएन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ खुश होती और वो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। अभी वो सोचो विचार में थे कि पीएमएलएन ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी और बयानियां बनाना शुरू कर दिया। नून लीग और उनके सहाफियों ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि साबित किया जाए कि ये शख्स इमरान खान का वफादार और इमरान खान का करीबी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसके ताल्लुकात हैं। कुछ ने ऐसा ऐसा झूठ लिखा कि बहुत अजीब सूरत हाल हो गई और अब पता चल रहा है कि इनके नून लीगियों से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हमजा शहबाज के साथ, जो स्पेशल ब्रांच की आपको पता है रिपोर्टें वोटें बनती हैं। वो इस किस्म की रिपोर्ट भी एक मौजूद है, कहीं किसी डिपार्टमेंट ने बनाकर रखी हुई है, आला अफसरान को भेजी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि नून लीग के बहुत करीब है, हमजा शहबाज के बहुत ज़ेरे साया रहा है, हमजा शहबाज की निस्बत से इनको बड़ी अहम पोस्टिंग्स मिलती रही हैं, ये सारा कुछ है। अब पीएमएलएन सारी की सारी मिलकर इस आदमी को करप्ट साबित करना चाह रही है। तो ब्यूरोक्रेट तो आप कोई भी निकाल लें, ज़्यादातर के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी। बहुत कम ऐसे हैं हीरे जो करप्शन नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, वो ज़्यादातर ओएसडी रहते हैं, अहम पोस्टों के ऊपर वो नहीं आते। तो ये जो अटैक किया एकदम पीएमएलएन ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना शुरू हो गए, उसमें उनके मुंह से झाग निकल रही थी। यानी मैंने पीएमएलएन की जो लीडर्स हैं, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, उनको इतना तसब्जुब में, बेचैनी में और परेशानी में कभी नहीं देखा। यानी उनके मुंह से झाग उड़ रही थी, गुस्से के अंदर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, अल्फाज का चुनाव उनको नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरीके से सूरत हाल को टैकल करें। अल्लाह अल्लाह करके धांधली कर करके वो थोड़ी सी सीटें उन्होंने इकट्ठी की और इकट्ठी 13 सीटों के ऊपर एकदम नकब लगी है। नकब लगने का मतलब ये है कि वो जो 13 सीटें उन्होंने चोरी करके इकट्ठी की हैं वो उनसे वापस छिन सकती हैं। एक शगाफ पैदा हो गया है पीएमएलएन की उस बोरी में जिसमें चोरी का माल था और वो चोरी का माल अब बाहर निकल सकता है उस बोरी में से।
बहरहाल फ्रस्ट्रेशन के अंदर जाली स्क्रीन शॉट्स उन्होंने निकाल के उनके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये ऊन चौधरी ने भी किया था वैसे, लेकिन उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, तो मैं उस पर क्या बात करूं। ना उनकी पार्टी है, ना वो कुछ और है। हाँ, एक्चुअली जो पार्टी है वो तो PMLN है, एक पुरानी पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी है जो डिस्कस की जा सकती है पाकिस्तान की। जब भी आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो इस जमात को आप डिस्कस जरूर करेंगे। तो PMLN जो है उनकी लीडरशिप की तरफ से ऐसी फ्रस्ट्रेशन, जाली स्क्रीनशॉट्स के ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनका गुस्सा, और एक नया बयानिया भी वो फैला रहे हैं। ये जो नया बयानिया है ये बड़ा खौफनाक है। इसमें कुछ अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे लगता है कि शायद ये दोबारा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर रख रहा हूँ। यानी लफ्ज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये गौर कर लीजिए, ये अल्फाज कब इस्तेमाल किए गए थे। जब इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था तो उससे पहले इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब दोबारा से नून लीग की क़यादत ने ऐसे अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल शुरू कर दिया है। फितना, फसाद, अफरा तफरी, अनारकी, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक ऐसे शख्स को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो जेल में है, और गुज़िश्ता लगभग 5-6 महीने से जेल में है। एक बंदा जेल में है, वो बाहर कुछ कर ही नहीं रहा, उसकी पार्टी को आप इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे, जो एहतजाज करने आते हैं खवातीन और बच्चों, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। हमने लाहौर में जो मनाजिर देखे, मोहसिन नकवी साहब को एहसास होना चाहिए, उनके घर में भी फैमिली है, बच्चे हैं, और उनको ये देखना चाहिए कि वो कितना जुल्म और कितनी बर्बरियत करेंगे। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? ये जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। यानी ये मनाजिर अगर आप देखें तो यहाँ पे खवातीन को गिरफ्तार किया गया। एक खातून है बेचारी, उनके साथ उनकी बेटी थी छोटी, उसको भी गिरफ्तार करके, मैंने पुलिस वाली वैन के अंदर उस बच्ची को सहमे हुए देखा, उसकी आंखों के अंदर खौफ था। अब ये बच्ची बड़ी होके क्या सोचेगी? ये जो बच्चे हैं ये बड़े होके क्या सोचेंगे, क्या बनेंगे? ये रियासत से प्यार करेंगे? आप इन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? और इनके दूसरे जो बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसकी माँ का कसूर तो सिर्फ इतना है कि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपने एहतजाज के आईनी हक को इस्तेमाल करने के लिए निकली थी, और रियासत ने उसको जबरदस्ती पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। ये भी नहीं देखा कि उसके साथ एक छोटी बच्ची है, उसको भी पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। अफसोसनाक है। बुजुर्गों को जैसे गिरफ्तार किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानी जो एहतजाज कर रहे थे उनको जैसे गिरफ्तार किया गया। एक बाप है, वो गाड़ी के अंदर आ रहा था, उनकी गाड़ी में तहरीक इंसाफ का झंडा था, तो पुलिस वाले ने बच्चों के सामने उसको गाली दी, और गाली देके निकाल के घसीट के उसको ले जाके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। उसकी बीवी दुहाइयां देती रही कि भाई हमारे पास झंडा है PTI का सिर्फ, और हमें गाड़ी भी नहीं चलानी आती, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, हम गाड़ी के अंदर ही रह जाएंगे। और पुलिस वाले उसके शौहर को लेकर निकल गए। यानी इस किस्म की चीजें तो हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी थी। शर्म तो आती थी पुलिस वालों को, गैरत भी आती थी, लेकिन इस लेवल पे जाके इतने क्या ये मजबूर हो गए हैं? इनको एहसास भी नहीं हो रहा, इन्हें तरस भी नहीं आ रहा आवाम के ऊपर, और लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है इस किस्म की हरकतें, अभी PMLN ने जो मैं आपको कह रहा था कि बयानिया जो शुरू किया है, उसमें सर कलम होना चाहिए इमरान का, यहां तक पहुंच गए हैं। देखिए ये बहुत तशवीशनाक है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, चारों सूबों में उनकी जमात की ताकत है। इस वक्त अगर कोई एक आदमी पूरे पाकिस्तान की आवाज है, या पूरे पाकिस्तान के अंदर उस एक आदमी की बात सुनी जाती है, तो वो इमरान खान है। मुल्क को इस वक्त इस बहरान से कोई निकाल सकता है तो वो इकोनॉमिस्ट भी यही कह रहे हैं, जितने सर्वेस करवाए गए हैं उनमें भी यही कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम का भी यही मानना है कि इस वक्त इस मुल्क को बहरानों से इमरान खान निकाल सकता है। वो इसलिए कि लोगों का उसके ऊपर एतमाद है। वो माशी बहरान से निकाल सकता है, समाजी बहरान से निकाल सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को ठीक करवा सकता है, जो एक बेचैनी की फिजा है पाकिस्तान में उसको दूर कर सकता है, लोगों का कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड कर सकता है। टाइम लगेगा लेकिन चीजों को ठीक कर सकता है वो, और उसमें कैपेसिटी है, लोगों को लगता है। इसी वजह से लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर इमरान खान को वोट डाले हैं। अब एक ऐसा लीडर जो जेल में है, और एक ऐसी जमात जिसकी हुकूमत बनने वाली है, जो हुकूमत में लाई जा रही है, बस आप यही समझ लें, उस जमात के तर्जुमान ने जब ये कहा कि उसका सर कलम कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि इमरान खान की जान को खतरा है। ये जो हुकूमत बनने जा रही है, इस हुकूमत से इमरान खान की जान को खतरा है। अगर इमरान खान को कुछ भी होता है तो मरियम औरंगजेब का ये बयान PMLN के गले का फंदा बन जाएगा, और इस लेवल के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाएं। फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे, क्योंकि इलेक्शन वो हार गए हैं, जबरदस्ती उन्होंने सीटें इकट्ठी की हुई हैं, चोरी का माल जो है उनका पकड़ा जा रहा है। अब उल्टा चोर को उतवाल को डांटे तो वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जरूर निकालें, लेकिन एक लेवल तक जाएं, उससे आगे ना जाएं। क्योंकि अब फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी तस्दीक राजा रियाज साहब ने भी कर दी है। राजा रियाज साहब जो हैं वो नईम भट्ट साहब से बात कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बात राजा रियाज साहब ने कहा, हमें जब मुलाकात हुई तो फजलुर रहमान साहब ने हमें भी बताई थी, और उन्होंने बात की तस्दीक की कि जो फजलुर रहमान साहब ने बात की है ये पहले से हमें पता थी। तो जो बातें इस वक्त बलोच सरदार कर रहे हैं ना, वो तो कोई लेवल ही नहीं मैच करता। यानी अगर आप सुने, मैं तो वो बात कहना भी नहीं चाहता। जो बात महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं, जो बात अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं, जो बात रईसानी साहब कह रहे हैं, और जो बातें बलूचिस्तान के नौजवान कह रहे हैं, मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए
اور یہ دھاندلی والا سلسلہ روک کر لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے اور لوگوں کو ان کا جو استصواب رائے کا حق ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے ملک کا اور اپنے مستقبل کا، وہ ان کو لوٹا دینا چاہیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ فارم 45 ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ فارم 45 لانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، آزاد امیدواران دیگر جو ہیں وہ بھی، جماعت اسلامی کے لوگ، تحریک لبیک کے لوگ اور اس کے علاوہ دیگر آزاد امیدوار جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، انہوں نے کہا جی میں لے آتا ہوں فارم 45، اس کے اوپر فیصلہ کر لیں، میں 2 سیٹیں ہارا ہوں اور 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، لیکن زبردستی یہ کسی اور کو جتوا دی گئی، پی ایم ایل این کو فائدہ دیا گیا۔ تو اب یہی ایک طریقہ رہ گیا ریاست کے پاس کہ وہ ان چیزوں کو واپس ٹھیک اس طریقے سے کر سکتی ہے، لیکن چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چھاپا پڑا ہے کمشنر صاحب کے اپنے پی اے کے گھر کے اوپر اور ان کے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ ذرا اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا۔ کمشنر چٹھا وہ ایک ایلیگیشن لگاتا ہے اور پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک تو الزام لگانے کے اوپر گرفتاری، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ گرفتار کر دیا گیا، میری اطلاع کے مطابق ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ پھر ایک چیز اور ہو رہی ہے کہ کمشنر جو ہے وہ چھاپے اس سے متعلقہ لوگوں پر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں اور سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر لیاقت چٹھا کے پاس ان کے موبائل فون میں اور دیگر ڈیوائسز میں کچھ ایسا ریکارڈ موجود ہے جس کے ذریعے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ دھاندلی کروانے کے لیے احکامات کہاں سے آ رہے تھے، کون دے رہا تھا اور کتنا دباؤ تھا۔ خصوصاً الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یا ابھی کچھ لوگوں نے اشارہ کیا کہ ماڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این کا ایک دفتر ہے، وہاں سے کیا احکامات آ رہے تھے اور دیگر جگہوں سے کیا احکامات آ رہے تھے، وہ تو جو ریکارڈ ہے کمشنر لیاقت چٹھا کا وہ وہاں سے فراہم کر سکتے ہیں۔ اور لیاقت چٹھا کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، میرے خیال میں اگر اس نے یہ سوچا ہے اور یہ ضمیر کی آواز پہ اگر کیا ہے تو پھر لیاقت چٹھا کے پاس ضرور ایسے ثبوت موجود ہیں جن کو وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے، اور اسی لیے لیاقت چٹھا کو احتیاطاً گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد چھاپے مارے جا رہے ہیں موبائل فون چھیننے کے لیے، ڈیوائسز کو قابو کرنے کے لیے۔ دیکھنا ہوگا کہ لیاقت چٹھا کے پاس کیا ہے اور وہ کیا چیز پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تھی کمشنر راولپنڈی۔ جو آر پی او راولپنڈی ہیں وہ بھی چھٹی پر چلے گئے ہیں 15 دن کی چھٹی لے کر، یعنی یہ بھی ایک اور اوورسیز پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ کون سے ملک میں آ رہے ہیں، ذرا یہ بتا دیں مہربانی کر کے، ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ ان کی چھٹی بھی خراب کر دیں گے اوورسیز پاکستانی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آر پی او راولپنڈی کا اس طرح اچانک چھٹی پر جانا اور کمشنر کا جو ہے وہ اس طرح کا ایک بڑا پول کھول دینا، یہ چیزیں کہیں ایک رستہ تو نہیں کھول رہی کہ دیگر جو بیوروکریٹس ہیں باقی سب لوگ وہ بھی اسی رستے پر چل پڑیں؟ کیونکہ آر او جو ہم نے رات کے دیکھے بیٹھے ہوئے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو وہاں بھی 2-3 سوال پیدا ہو گئے۔ ایک یہ کہ ان آر اوز کو اکٹھا کس نے کیا، یا یہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے؟ ان کی بلا سے جو کمشنر جانے اور حکومت جانے اور الیکشن کمیشن جانے، ان کے اوپر تو الزام بھی کوئی نہیں لگایا۔ یہ اکٹھے کیسے ہوئے؟ میڈیا کو کس نے بلایا؟ ان سب کا میڈیا سے کیا تعلق تھا؟ پھر انہوں نے اکٹھے ہو کر ایک جگہ بیٹھ کے ایک ٹائم پہ پریس کانفرنس کیسے کی؟ اور اس کے اندر جو ان کے چہرے ہیں وہ سارا سچ بول رہے تھے، بیچاروں کے منہ اترے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان قسم کے وہ آر اوز تھے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ان سے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اب آ جائیں اس بات پہ، چھاپے شیر افضل مروت کے گھر پہ چھاپا پڑا، وہ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا ابھی تک کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، بہرحال خیبر پختونخوا کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن ایم پی ایس کے آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا لٹکایا گیا ہے، میرے خیال میں ریزن یہی ہے کہ وہ عمران خان کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ پی ایس ایل کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کرکٹ لیگ ہو رہی ہے اس میں جو نوجوان ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ پھر ایک وہ لگاتے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں، یہ وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-4 اور نعرے وہ لگاتے ہیں۔ تو وہ کرکٹ کا میدان ہے، وہاں پہ کرکٹ ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ اب کیونکہ پاکستان میں سیاسی شعور اتنا زیادہ آ گیا ہے اور حال ہی میں الیکشن ہوا ہے، تو ایسے میں نوجوانوں کی جہاں پہ بھی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی ہے۔ صبح ہم ناشتہ کرنے کے لیے گئے تھے ایک ہوٹل میں، یہاں لاہور میں ہے حاجی چنے والے، برکت مارکیٹ میں، ادھر لوگ نعرے لگا رہے تھے، یعنی وہ لوگ اپنا ناشتہ بھی کر رہے تھے، نوجوان جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہ نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ہم سن رہے تھے، صبح دیکھ رہے تھے۔ تو جب کرکٹ کے میدان میں نوجوان اکٹھے ہوئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے نعرے بازی کی، پولیس نے آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی بھی کی، وہاں کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ مار کٹائی بھی کی ہے، ان کو کھینچا تانی بھی ان کے ساتھ کی ہے۔ اب ایک کمپین چل رہی ہے کہ پی ایس ایل کا بائیک آؤٹ کر دیا جائے پاکستانیوں کی جانب سے۔ دیکھیں یہ پاکستان کا گیم ہے اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی مشکل ہوں، ہمیں اپنے ملک کو کسی جگہ پہ بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ پی ایس ایل کی بائیک آؤٹ کرنے کی بجائے آپ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کروائیں، اور اس کے 100 اور طریقے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ کی جائے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے یہ میچز جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے دنیا میں اتنے زیادہ مقبول ہوں گے اور ہماری یہ گیم اتنی زیادہ آگے بڑھے گی۔ حکومت آج یہ بن گئی ہے، زبردستی بنائی گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ حکومت سنبھال پائے شہباز شریف، یا ہو سکتا ہے نہ سنبھال پائے،
हो सकता है कोई और हुक्मरान आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें वापस मिल जाएं, वो हुकूमत में आ जाएं, बहुत मुमकिन है। तो ये PSL भी इधर ही रहेगा, मुल्क भी इधर ही रहेगा, क्रिकेट भी इधर ही रहेगी, क्रिकेट के फैंस भी इधर रहेंगे। जहां तक फैंस हैं उनको चाहिए कि वो मैचेस देखें, और जहां तक हुकूमत है उनको बर्दाश्त करना चाहिए कि लोग कोई भी नारा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, आज़ादी इज़हार राय है, कोई आदमी कोई भी नारा लगाना चाहे तो उसको नारा लगाने से रोकना नहीं चाहिए। कादिर फायद ईसा साहब ने जो 2-3 चीज़ें की हैं, वो चीज़ें मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको मैं रोक लेता हूँ और अगले वीलॉग में कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।